तो आज हम पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन में जो है कार्बोहाइड्रेट का कैलोरिक वैल्यू, कि कार्बोहाइड्रेट का कैलोरिक वैल्यू किसे कहते हैं। तो कैलोरिक वैल्यू में जो है हम जानेंगे कि इसे डिफाइन करेंगे, जैसे कि डिफाइन एज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि 1 kg ऑफ वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है लाने के लिए कितनी हीट की ज़रूरत पड़ रही है। उस हीट को जो है प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए। तो जितनी हमें एनर्जी चाहिए, जितनी कैलोरीज चाहिए हमें उस हीट को जो है प्रोड्यूस करने के लिए, जिससे कि 1 kg ऑफ वाटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है हीटेड हो, उसको हम बोलेंगे कैलोरिक वैल्यू। यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं, काम करने के लिए हमें हीट हमारे जो है प्रोड्यूस हो रही है, हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो है कितनी एनर्जी हमको चाहिए, उस एनर्जी को जो है हम बोलेंगे एज अ कैलोरिक वैल्यू, यानी कि जितनी भी ज़रूरत पड़ रही है। इसके बाद हम जानेंगे कि डाइटरी सोर्सेस क्या क्या होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट के। तो कार्बोहाइड्रेट के जो डाइटरी सोर्सेस हो गए, उसमें ऑल सीरियल्स हो गए, जैसे कि वोल ग्रेन हो गया, व्हीट, राइस, ज्वार एंड बाजरा, जो कि वोल जो है ग्रेन्स होते हैं सीरियल्स, इससे हमें कार्बोहाइड्रेट जो है रिचली अमाउंट में मिलता है। इसके बाद है रूट्स एंड ट्यूबर्स लाइक पोटैटोज एंड शुगर पोटैटो, स्वीट पोटैटो। तो पोटैटो से जो है हमें लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है मिलता है। इसके बाद है शुगर केन, हनी, जैगरी, यानी कि जो गुड़ हो गया और जो गन्ने हो गए, हनी हो गया, शहद हो गया, इनसे भी हमें रिचली अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इसके अलावा है वेजिटेबल्स लाइक बीन्स, पीज, कैरेट्स, टमाटोज एंड कैबेज, इन सारी चीज़ों से भी हमें जो है रिचली अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इसके अलावा फ्रूट्स हैं, जैसे कि ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल्स हो गया, तो इन सारे फ्रूट से भी हमें अच्छे अमाउंट में जो है कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। इसके बाद जानेंगे कि कार्बोहाइड्रेट लेने से कम अमाउंट में लेने से क्या होगा और ज़्यादा अमाउंट में लेने से क्या होगा। अगर हमने एक्सेसिव अमाउंट में, यानी माल न्यूट्रिशन तो हो रहा है, माल न्यूट्रिशन वो किसी भी तरीके से हो सकता है, माल न्यूट्रिशन जैसे कि एक्सेसिव अमाउंट में लेने से या फिर जो है लो अमाउंट में लेने से, यानी कि डेफिशिएंसी होने से। तो माल न्यूट्रिशन में है एक्सेसिव इनटेक, अगर हम एक्सेसिव इनटेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो उससे हमें डायबिटीज़ होने के चांसेस रहते हैं। डायबिटीज़ जैसे कि हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में जो है जो हाई लेवल ऑफ शुगर और ग्लूकोज, उसको बोलेंगे डायबिटीज़। तो जो है अगर शुगर बढ़ जाएगा ब्लड में तो उस कंडीशन को डायबिटीज़ बोलेंगे। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो उसका जो है डिपोजिशन जो है होने लगता है ब्लड में और जो है वो बढ़ जाता है, और बढ़ने से जो है डायबिटीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट है ओबेसिटी। अगर जो है हम लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे उससे ओबेसिटी होने के चांसेस हो सकते हैं, जैसे कि जो भी जो डिपॉजिट हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट जो है एज अ फैट के जो रूप में जो है डिपॉजिट हो जाएगा, उससे फैट के जो डिपॉजिट होने की वजह से ओबेसिटी की कंडीशन जो है देखी जा सकती है एक्सेसिव अमाउंट में लेने से। इसके अलावा है डाइजेशन प्रॉब्लम। डाइजेशन प्रॉब्लम्स में जैसे हो गए फ्लैटुलेंस हो गया और डायरिया हो गया। तो फ्लैटुलेंस में जैसे कि एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन हो जाएगा गैस्ट्रिक रीजन में और जो है इंटेस्टाइन में। इसके अलावा है डायरिया भी हो सकता है अगर हम एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट लें तो। इसके अलावा डेंटल कैरीज है, डेंटल कैरीज हो सकती हैं, जैसे कि दांतों में जो है प्लाक टाइप का जमा होना, कैरीज होना, वहाँ पर कुछ भी माल फॉर्मेशन होना टीथ एरिया में, वो डेंटल कैरीज भी हो सकती हैं। इसके अलावा डेफिशिएंसी, तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट का जितना हमें ज़रूरत है, आवश्यकता के अनुसार जितना, मतलब जितनी हमें रिक्वायरमेंट है उतना नहीं लेंगे, उससे अगर कम ले रहे हैं तो डेफिशिएंसी के रूप में जो है एसिडोसिस हो सकता है, कीटोसिस हो सकता है। एसिडोसिस में जो है एसिड्स का फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होगा। कीटोसिस में जो है कीटोन बॉडी का जो है फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि लो शुगर और लो ग्लूकोज लेवल इन दी ब्लड। तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखी जा सकती है। इससे जो है पेशेंट में एनर्जी लॉस होगा और उनको जो है चक्कर आएंगे, उनको फटीग महसूस होगा। तो जो है लो लेवल ऑफ जो ग्लूकोज देखा जा सकता है, जिसको हम हाइपोग्लाइसीमिया कहेंगे। नेक्स्ट है फटीग एंड डिक्रीज एनर्जी लेवल। पेशेंट में जो है फटीग देखी जा सकती है और एनर्जी लेवल बहुत ही कम देखा जा सकता है, क्योंकि अगर कार्बोहाइड्रेट हम कम लेंगे तो उससे एनर्जी भी हमें कम मिलेगी।
नेक्स्ट है मसल वास्टिंग। मसल वास्टिंग का मीन हो गया जैसे कि मसल्स जो हैं, मसल्स में स्पैज़म होना, बॉडी का साइज़ जो है डिक्रीज़ होना। अगर हम जो है क्वांटिटी, ठीक क्वांटिटी में अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो उससे हमें जो है एनर्जी नहीं मिलेगी। एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो उस कंडीशन में जो है स्टारवेशन की कंडीशन होने लगती है। एनर्जी अगर नहीं मिलेगी तो बॉडी के सेल्स जो है वो डिग्रेडेट होने लगेंगे और उसमें जैसे कि बॉडी के सेल्स से ही जो है एनर्जी निकलने लगेगी, जिसे हम बोलते हैं स्टारवेशन की कंडीशन। तो उसकी वजह से, स्टारवेशन की वजह से जो है या तो डिक्रीज हो सकता है बॉडी का साइज और वेट भी कम हो सकता है। इसके अलावा है वेट लॉस भी देखा जा सकता है, एनर्जी अगर कम होगी तो बॉडी में। डिहाइड्रेशन और रिड्यूस बॉडी सीक्रेशन से डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखी जा सकती है। अगर जो है एनर्जी नहीं मिलेगी तो वाटर लॉस होगा, वाटर लॉस की वजह से जो है सीक्रेशन कम होंगे, जैसे कि सलाइवा फॉर्मेशन हो गया या फिर लैक्रिमल ग्लैंड जो है, टीयर ग्लैंड वगैरह है, वहाँ से जो है टीयर सीक्रेशन नहीं होगा तो ड्राई आइस की प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा है लॉस ऑफ सोडियम एंड फ्लूइड लॉस, यानी कि अगर सोडियम का लॉस होगा, सोडियम जो है एक्सक्रीट ज़्यादा अमाउंट में होगा, पोटेशियम कम होगा तो वहाँ जो है फ्लूइड लॉस होगा और डिहाइड्रेशन की कंडीशन हो सकती है। इसके अलावा है वीकेंड इम्यून सिस्टम, अगर एनर्जी नहीं होगी, कार्बोहाइड्रेट नहीं होंगी, ठीक से सेल्स को जो है जो इम्प्रूव होने के लिए एनर्जी नहीं मिलेगी तो वहाँ पर जो है इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन, अगर डिहाइड्रेशन की कंडीशन होगी तो वहाँ पर कॉन्स्टिपेशन देखा जा सकता है। नेक्स्ट मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स में जो है सेरोटोनिन है, अगर सेरोटोनिन का जो है ब्रेन तक अच्छे अमाउंट में जो एनर्जी नहीं पहुँचेगी तो सेरोटोनिन का लेवल कम होगा और सेरोटोनिन लेवल कम होने की वजह से मूड स्विंग्स की कंडीशन जो है कॉज हो सकती है। तो आज हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कैलोरी। तो आगे हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में जो है कितनी कैलोरी की जो है रिक्वायरमेंट होती है। इसके जैसे कि अलग अलग जो है डिवाइड किया गया है, जैसे सेडेंट्री वर्कर हो गए, हैवी वर्कर हो गए, प्रेगनेंसी जो हो गई और लैक्टेटिंग वुमेन हो गई। तो किन किन को जो है कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सेडेंट्री वर्कर हैं जैसे कि मैन हैं, मैन में जो है 53 kg के जो मैन हैं उनमें 2400 किलो कैलोरी की जो है नीड होती है पर डे। इसके बाद है वुमेन जो है 45 kg के अंडर आती हैं, उनको 2000 किलो कैलोरी की जो है ज़रूरत होती है। इसके अलावा है हैवी वर्कर, हैवी वर्कर जो है बहुत ज़्यादा हैवी काम करते हैं, जैसे सेडेंट्री था। सेडेंट्री में जो है लाइट वर्कर, जैसे कि जो ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम नहीं करते, वो सेडेंट्री वर्कर हो गए। नेक्स्ट हैवी वर्कर, हैवी वर्कर में जो है बहुत ज़्यादा हैवी वर्क जो है वेट लिफ्टिंग जो है काम करते हैं जो लोग, तो उनमें जो है मैन में जो है 2800 किलो कैलोरी की जो है नीड होती है उनको। नेक्स्ट है वुमेन में जो है 2300 किलो कैलोरी की उनको नीड होती है। और प्रेगनेंसी में जो है प्रेग्नेंट जो लेडी हैं उनमें जो है 2300 किलो कैलोरी की एनर्जी की ज़रूरत होती है पर डे। उसके बाद है लैक्टेटिंग वुमेन, लैक्टेटिंग यानी कि जो स्तनपान जो वुमेन्स करवाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग जो वुमेन करवाती हैं अपने बच्चों को, उनमें जो है वुमेन्स में 2700 किलो कैलोरी की जो है उनको एनर्जी की ज़रूरत होती है उन लोग को, जिससे कि वो जो है वर्क जो है ठीक से कर सकें, एफिशिएंटली जो वर्क कर सकें। तो आज हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट में कि क्या क्या उसके जो है सोर्सेस होते हैं, कहाँ कहाँ से मिलता है और कैलोरिक वैल्यूज़ क्या जो है किसे कहते हैं। तो और नेक्स्ट जो पढ़ा था वो है कैलोरिक रिक्वायरमेंट की कितनी जो है कैलोरिक रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग जो है जेंडर और जो वेट के हिसाब से। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।